नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ग्रीस का दौरा है। एक दिन के दौरे पर एथेंस पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ग्रीस के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। ग्रीस में रह रहे भारतीयों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। तो आज एक दिन के दौरे पर एथेंस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रीस में रह रहे जो भारतीय हैं उनसे भी मिलेंगे पीएम मोदी। तो बेहद अहम दौरा है। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अब एथेंस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद जो ब्रिक्स देशों में के सम्मेलन के दौरान जो जश्न मना, उसके बाद अब एथेंस पहुंचे हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। वहां के भारतीयों से भी मिलेंगे। जो ग्रीस में रह रहे भारतीय हैं उनके साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। तो बेहद अहम दौरा है। एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोहानिसबर्ग के बाद सीधे एथेंस पहुंचे हैं। यहां ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, वहां के भारतीयों के साथ मुलाकात करेंगे। यह अपने आप में सबसे अहम है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ग्रीस दौरा है। एक दिन के संक्षिप्त दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथेंस पहुंचे हैं। वहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, अहम चर्चाएं होंगी और उसके बाद जो है फिर आगे का उनका कार्यक्रम जो है शुरू होगा। लेकिन ग्रीस में रह रहे भारतीयों के साथ भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, प्रधानमंत्री का जोहानिसबर्ग के बाद अब ग्रीस का दौरा है। यह दौरा कितना अहम है और इसमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रीस दौरा माना जा रहा है। इस दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी और सबसे बड़ी बात है कि दोनों देशों के बीच जो पहले से बेहतर संबंध है उसको और भी बेहतर किस तरीके से किया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। चूँकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये तय किया गया है कि जो लोग भारतीय प्रवासी हैं जो ग्रीस में रहते हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। यही नहीं, उनके साथ चर्चा भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पहले से ही या अन्य क्षेत्रों की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री जो है कोई 40 साल बाद ग्रीस पहुंच रहे हैं। इससे पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो कहीं ना कहीं ग्रीस पहुंची थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के दौरे के बाद जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं वो भी भारत पहुंचे हुए थे। तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे ग्रीस पहुंचे हैं और इस दौरान ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कई मुद्दों पर वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में हमने देखा था चंद्रयान 3 को लेकर हर किसी ने प्रधानमंत्री को बधाई दी थी। आज जब भारतीय समुदाय के साथ भारतीयों से मुलाकात करेंगे तो चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र जरूर होगा। वो कितना बड़ा मौका है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में जो भारतीय प्रवासी हैं जो ग्रीस में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं बुलाया गया है और वो खुद भी कई लोग वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात होने वाली है। और पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 ने जिस तरीके से सफलता हासिल की और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से कहीं ना कहीं बधाई भी दी गई। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने बधाई दी। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री की मुलाकात ग्रीस के प्रधानमंत्री से होगी तो निश्चित रूप से चंद्रयान 3 को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। या यूं कहो कि ग्रीस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सफल नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं बधाई भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्रीस के जो भारतीय जो प्रवासी हैं जो ग्रीस में रहते हैं उनसे मुलाकात का जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से तय किया गया है और वहां पे तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे। आपने देखा कि जब दक्षिण भारत प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे तो किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका प्रधानमंत्री माफ करिएगा पहुंचे हुए थे तो किस तरीके से जो भारतीय प्रवासी हैं वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, रूबरू हो रहे थे और कहीं ना कहीं सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर का जिक्र करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज जनसभा लद्दाख दौरे के दौरान
आज वो जनसभा करेंगे। लगातार लद्दाख में वो लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी। इसके साथ लद्दाख के ट्रास में राहुल गांधी देंगे श्रद्धांजलि। तो दोपहर 12:30 बजे कारगिल वार मेमोरियल पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो अपने आप में एक बेहद अहम है, लद्दाख दौरे पर हैं इस वक्त राहुल गांधी। और क्या कुछ कार्यक्रम है, पीयूष हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। बिल्कुल पीयूष, आज राहुल गांधी का लद्दाख में उनका अपना दौरा लगातार चल रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है आज? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी का लद्दाख दौरा, आपने देखा कि जब राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे थे किस तरीके से उन्होंने राइडिंग की और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वहां के लोगों से उन्होंने संवाद किया। और जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब से सक्रिय नजर आ रहे हैं, तमाम जगहों पे वो जा रहे हैं। आपने पंजाब में देखा कि वो लगातार ट्रक चलाते हुए भी नजर आए, दिल्ली में तमाम मैकेनिकों से वो मिलते हुए नजर आए। अचानक से उनका कार्यक्रम लद्दाख का तय होता है और लद्दाख में तमाम लोगों से वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और एक आम जनजीवन जिस तरीके से राजीव गांधी का परिवेश रहा है, वो भी आम लोगों से लगातार मुलाकात करते रहते थे। वो उसी तरीके से, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी हाल फिलहाल के कुछ महीनों में नजर आ रहे हैं। और पीयूष, 2 दिन का लद्दाख दौरा था, उसको बढ़ा करके 5 दिन और बढ़ा दिया गया। आखिर क्या पोटेंशियल नजर आ रहा है राहुल गांधी को लद्दाख में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लद्दाख में जिस तरीके से स्थितियां सामान्य है और खासतौर पे केंद्र सरकार की ओर से भी वहां पे तमाम अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पे सब इंतजाम किए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो दिल्ली से भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। और राहुल गांधी यही कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर उस इलाके में कांग्रेस पार्टी की पहुंच बनाई जा सके और कांग्रेस पार्टी का आला कमान राहुल गांधी को एक चेहरे के तौर पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दिल्ली से अगली खबर है, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दोषी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो ये बड़ी खबर है। राज्यपाल ने कल ही मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले में जेल में बंद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि के रिहाई के आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अमरमणि त्रिपाठी मामले में कोर्ट में आज सुनवाई के लिए लगी है याचिका। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें दोनों की रिहाई का विरोध किया गया है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है। आज उस याचिका में सुनवाई हो सकती है। तो इस वक्त बड़ी खबर है, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। यह सबसे बड़ी खबर है। राज्यपाल ने, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने आदेश जारी किया था, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश जारी किए गए थे। तो सीधे तौर पर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि की रिहाई को। बीस साल से ज्यादा समय से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल में हैं। उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसको लेकर के वो लगातार जेल में थे और ये बेहद ही चर्चित मामला जो है, अब जाकर राज्यपाल ने रिहाई के आदेश दिए हैं और इस रिहाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। साफ तौर पर जो मधुमिता शुक्ला थी, उनकी जो बहन है निधि शुक्ला, उन्होंने वो याचिका सुप्रीम कोर्ट पर दाखिल की है। तो बिल्कुल बेहद बड़ी खबर, मधुमिता हत्याकांड का जो मामला है उसमें दोषियों के रिहा होने पर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई का विरोध किया है। कहा है विरोध, जो सजा पूरी नहीं करना ये कोर्ट की अवमानना है और इसी अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। दोषियों की रिहाई पर रोक लगाई जाए, निधि शुक्ला का कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को सुनवाई है। फिर ये आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है उत्तर प्रदेश सरकार को। दिल्ली में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। सीबीआई की जमानत याचिका रद्द करने की मांग पर सुनवाई होगी। जस्टिस बोपन्ना एमएस सुंदरेश की बेंच करेगी इस पूरे मामले की सुनवाई। तो सीबीआई की जमानत याचिका रद्द करने की मांग पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस बोपन्ना एमएम सुंदरेश की बेंच करेगी इस पूरे मामले में सुनवाई। लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर। भ्रष्टाचार की शिकायत पर दयाशंकर सिंह का बड़ा एक्शन सामने आया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध वसूली की शिकायत पर परिवहन मंत्री ने यह पूरी कार्रवाई की है। महाराजगंज के सहायक संभागीय अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जो एआरटीओ हैं उनके खिलाफ, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रदीप कुमार को सस्पेंड करना, पीटीओ और 2 सिपाही समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। थाना कोल्हूपुर में यह एफआईआर दर्ज भी हो गई है। 8 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। टूरिस्ट बस संचालकों से अवैध वसूली की शिकायत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, बड़ी कार्रवाई, करप्शन पर बड़ी चोट, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा एक्शन, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जब लगातार वो हाईवे पर जाकर खड़े हुए ट्रकों को चेक करने लगते हैं, बसों को चेक करने लगते हैं, अचानक जाकर किसी बस में बैठ जाते हैं। हालांकि ये सारी कवायद उन सारी चीजों को लेकर है कि जो बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं कि जो परिवहन विभाग की बसें हैं या जो जहां पर जो टूरिस्ट बसें आ रही थी, उन टूरिस्ट बसों से 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक अलग अलग वसूले जा रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एआरटीओ महाराजगंज प्रदीप कुमार की भूमिका काफी संदिग्ध पाई गई। पूरे मामले में लगातार इस तरीके की शिकायतें थी कि वहां से जितनी भी टूरिस्ट बसें गुजर रही थी उनको कभी परमिट नहीं, कभी फिटनेस नहीं, कभी सवारियां ज्यादा, कभी उधर का उनके पास में लाइसेंस नहीं। ये बहुत सारे कारण बताकर उनसे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए सिर्फ इसलिए वसूले जा रहे थे कि आपको इस रूट पर बस चलाने दिया जाएगा। अगर आप इस रूट पर बस चलाना चाहते हैं तो यह सुविधा शुल्क आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये पूरी वसूली 4 ऐसे लोगों के जरिए की जा रही थी जो कि विभाग के आदमी ही नहीं थे। हालांकि उनके साथ में 2 परिवहन विभाग के कांस्टेबल जरूर मौजूद रहते थे ताकि बस वालों को कोई शक ना हो। और ये भले ही महाराजगंज से जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में हम लोग इस तरह की शिकायतें लगातार देखते हैं कि खुद परिवहन विभाग के अधिकारी ही इस पूरे वसूली के नेक्सस को ऑपरेट करते हैं। दयाशंकर सिंह की इस कार्रवाई से क्या कुछ मैसेज उत्तर प्रदेश में जाने वाला है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। बड़ा मैसेज इसलिए जाएगा कि यह पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश परिवहन का एआरटीओ खुद गिरफ्तार हुआ है। उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, पीटीआई गिरफ्तार हुआ है, उसके अलावा 2 कांस्टेबल भी गिरफ्तार हुए हैं, 4 लोग वो गिरफ्तार हुए हैं जो कि इनके लिए वसूली करते थे। क्योंकि आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जहां पर ये प्रवर्तन दल लगता है वहां पर अधिकारी स्वयं पैसे नहीं लेते हैं बल्कि निजी लोगों को खड़े करके उनके जरिए से वसूली की जाती है। तो कुल 8 लोगों पर एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा एआरटीओ प्रदीप कुमार का सस्पेंशन भी हो चुका है, विभागीय कार्रवाई के भी आदेश हो गए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश पूरे प्रदेश भर के उन जिलों, बिल्कुल एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश एसके की गई है परिवहन विभाग द्वारा, परिवहन मंत्री द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब खबर अमरोहा से। अमरोहा में 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हुई है। गड्ढे में नहाते समय यह पूरा हादसा हुआ। शव को तैरते देख राहगीरों ने परिजनों को
सूचना दी। कोतवाली डिडौली क्षेत्र के अशरफपुर फैजगंज की ये पूरी घटना है। तो बेहद ही दुखद घटना हुई है जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई है। अमरोहा में 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हुई है। कोतवाली डिडौली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गड्ढे में नहाते समय यह पूरा हादसा हुआ। जब शव को तैरता हुआ देखा राहगीरों ने, तब परिवारीजन को इसकी सूचना दिया। उसके बाद कोहराम मच गया। बड़ी खबर इस वक्त कोतवाली डिडौली क्षेत्र का अशरफपुर जो इलाका है वहां की घटना है ये, और यहां 2 बच्चों की डूबकर मौत हुई है। गड्ढे में नहाते समय पूरा हादसा हुआ। 2 बच्चे गड्ढे में नहा रहे थे, तभी डूबकर उनकी मौत हो गई। किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। इस वक्त अमरोहा से हमारे संवाददाता माजिद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माजिद, क्या था यह पूरा मामला और किस तरीके से लोगों को जानकारी मिली? देखिए, मैं बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अशरफपुर फैजगंज का पूरा मामला है, जहां मासूम बच्चे तो खेलने के लिए गए थे। खेलते ही खेलते जो भट्टे के नजदीक गहरे गड्ढे बने हुए थे, उनमें बरसात का पानी जमा हो गया और वो बच्चे दोनों जाकर उसमें डूब गए। और तब तक पता नहीं चल पाया जब तक उन बच्चों के शव जो है ऊपर नहीं तैरने लगे। कुछ घंटे बाद जो है दोनों बच्चों के शव ऊपर पानी पे तैर रहे थे, तभी स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और उन्होंने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और दोनों बच्चों के शव को जो है पुलिस ने निकालकर पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन इसमें कितनी लापरवाही है देखी जा सकती है कि जो भट्टों के नजदीक जो बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए जाते हैं और बरसात के समय में उनमें पानी भर जाता है। ये अमरोहा में इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले निकल कर आ चुके हैं और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भट्टे संचालकों की बड़ी मनमानी के चलते ये बड़े बड़े गहरे गड्ढे कर देते हैं और बरसात के समय उसमें पानी जमा हो जाता है। उसी में जो है देर रात इन 2 बच्चों की मौत। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है माजिद? देखिए, पुलिस इस मामले में अभी जो है परिवार की तरफ से जो है तहरीर प्राप्त कर रही है और उसके बाद जो है भट्टा संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरोहा में 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हुई है। बेहद दुखद हादसा हुआ है ये। 2 बच्चे नहा रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो सबसे बड़ी गलती वहां भट्टा संचालकों की निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर है, डिडौली क्षेत्र के अशरफपुर फैजगंज की ये पूरी घटना है जहां 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हुई है। गड्ढे में नहाते समय यह पूरा जो हादसा हुआ है। यूं लगता है जैसे कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को डुबाने की सुपारी ले रखी है। ऐसे नेताओं की कांग्रेस में लंबी फेहरिस्त है, जिनकी जुबान जब भी खुलती है फायदा बीजेपी को मिल जाता है। अब जरा देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन का और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर आज भी वही लकीर पीट रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास करना राजीव गांधी की गलती थी, ताला खोलना राजीव गांधी गलती थी। यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के सुपारी किंग मणिशंकर अय्यर, किताब विमोचन में फिर चली जुबान। अय्यर ने फिर दागा सेल्फ गोल। मौका था मणिशंकर अय्यर के किताब के विमोचन का। मंच पर अय्यर के साथ खुद सोनिया गांधी मौजूद थी। विमोचन के बाद अय्यर ने जब बोलना शुरू किया तो एक बार फिर पुरानी ठसक के साथ बोलते बोलते पीवी नरसिम्हा राव को लपेट लिया। अय्यर ने कहा, पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, अटल जी नहीं। अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने सोनिया गांधी की मौजूदगी में राजीव गांधी को भी निशाने पे लिया। अय्यर ने कहा, राम मंदिर के ताले खुलवाना राजीव गांधी का गलत फैसला था। राम मंदिर के शिलान्यास का भी फैसला गलत था। राजीव गांधी को उसी वक्त सिखों से माफी मांगनी चाहिए थी। ये सब कुछ सोनिया गांधी की मौजूदगी में मणिशंकर अय्यर कहते चले गए और सभी खामोशी से सुनते रहे। खैर, ये तो हुई बयान की बात, लेकिन इस बयान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या मणिशंकर अय्यर जानबूझकर चुनाव के ऐन पहले ऐसे विवादित बयान देते हैं?
क्या राम मंदिर के शिलान्यास को गलत बताकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान नहीं कर रहे? राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में क्या अय्यर का ये बयान कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या बीजेपी इस बहाने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप नहीं लगाएगी? इन तमाम सवालों पर कांग्रेस के रणनीतिकारों को जरूर सोचना चाहिए कि एक और राहुल गांधी खुद को सच्चा हिंदू बताते हैं, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता उस राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनना शुरू हुआ। बहरहाल बीजेपी नेता तो अय्यर और दिग्विजय सिंह के बयानों का इंतजार करते रहते हैं कि कब कुछ उल्टा सीधा बोलें और कब माहौल बनाने का मौका मिले। इस बार भी यही हुआ। अय्यर ने बोला तो बीजेपी ने घेर लिया। 3 P's, P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान, इन तीनों विषयों पर, और ये 3 विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये 3 विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। उस पर मणिशंकर अय्यर जी ने थेसिस प्रस्तुत किया है, और अलायंस के जो द सोल ऑफ द अलायंस हैज बीन प्रेजेंटेड बाय मणिशंकर अय्यर इन द रिटन फॉर्मेट। अब याद आई है, 32 साल बाद याद आई है। इससे पहले अय्यर जी को नहीं याद आई। अभी देखिए, जितना भी 2024 का चुनाव नजदीक आएगा, वो इस तरीके की यादें बहुत आएंगी उनको। अभी तक आप चुपचाप बैठे थे। जब तक नरसिम्हा राव जी जीवित रहे तब तक आप नहीं बोल पाए। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद आज तक नहीं बोल पाए। आज आपको याद आ रहा है। पता नहीं अभी ये क्या करवा दें और क्या बोल दें। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के शायद पहले ऐसे नेता हैं जो अपने ही बयानों से अपनी भग पिटवा लेते हैं। 2014 के चुनाव से पहले अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहकर अपमान करने की कोशिश की तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। 2019 के चुनाव से पहले अय्यर का पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीएम मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते दिखे थे। बीजेपी ने इस पर भी खूब घेरा और चुनावी नतीजा क्या रहा सबको मालूम है। अब सवाल उठता है कि क्या 2024 से पहले अय्यर का ये बयान भी बीजेपी के लिए चुनावी लिहाज से मुफीद है? कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि असल में अय्यर बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।